हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हम लोग। अगर आपने इसका लेक्चर 1 और डॉट प्रोडक्ट नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। बहुत ही उम्दार, बहुत ही जानदार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि जब भी चीज़ें हमें फिजिक्स में वेरी करती हुई मिलती हैं, वेरिएबल होगा मतलब फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा पोजीशन के साथ और समय के साथ, टाइम के साथ फोर्स वेरी करेगा। तो इसमें हम लोग वर्क डन बाय फोर्स देखेंगे जब फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं और इस तरीके से ही हमने सारे लेक्चर्स को डिवाइड कर रखा है ताकि एक पार्टिकुलर टॉपिक को आप फोकस करिए और लेक्चर्स का लेंथ भी छोटा है, ताकि आपके दिमाग में कोई भी साइकोलॉजिकल प्रेशर ना बने कि लेक्चर बहुत बड़ा है, कैसे देखेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स को आप एंजॉय करते हुए आप फिनिश करिएगा। तो सारे के सारे लेक्चर छोटा छोटा होने वाला है और पर्टिकुलर टॉपिक सब टॉपिक पे होने वाला है, ताकि आप क्रिस्टल क्लियर एक कॉन्सेप्ट के लिए आप आएंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। ओके, सबसे पहली बात हमें पता है एक चीज़, क्या पता है एक चीज़, एफ डॉट एस इज़ वर्क डन। बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ इस चीज़ को हमने पढ़ा है लेक्चर 1 में। ओके, तो देखिए ये वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। और जब फोर्स वेरिएबल होता है ना तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई है, जब फोर्स कांस्टेंट है। और एफ डॉट डी एस मतलब फोर्स हो रहा है क्या, वेरी कर रहा है। तो जब चीज़ें वेरी करती हैं, हमें पता है पहले से भी करते आ रहे हैं कि जब चीज़ें वेरी करती है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं जी, स्मॉल एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को चेंज होने का मौका नहीं मिलेगा। छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस। तो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आप वर्क निकालोगे तो वर्क भी तो छोटू सा वर्क आएगा, है ना। ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, छोटू सा वर्क डिस्प्लेसमेंट में छोटू सा वर्क, ठीक है ना। अब ऐसे छोटू सा वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें टोटल वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आपको कि ये पहला फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड व्हेन फोर्स इज वेरिएबल वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, अब देखिए मेन बात क्या है, इसमें हम लोग ds को कैसे लिखेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है, ds को कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से रट लेना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में आ ही जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के। अगर हम वेक्टर में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे बाबू, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड की कैप, ठीक है ना। लेकिन डेल्टा कब यूज करते हैं, जब डिफरेंस थोड़ा सा मेजरेबल होता है। लेकिन डिफरेंस मतलब जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा रहे तो डेल्टा एक्स की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, डी एक्स लिखना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो हम लोग डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के करने के जगह क्या करना चाहिए हमें, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड की कैप, है ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड की कैप, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हम लोग डी एस को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो ऐसे है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया। तो मान लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है। ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये तो है ना मेजरेबल, ये तो तकरीबन 30 डिग्री के आसपास हो जाएगा। बट 30 डिग्री इज़ नॉट ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने जस्ट आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा ड्रॉ किया है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। और ये रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट तो यही है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है। तो अगर ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी एस से डिनोट कर रहे हैं, ये कितना होगा मेरा बाबू, आर डी थीटा हो जाएगा। हम लोग प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल्स टू डी एस बाई आर। तो डी एस क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो ध्यान रखिए ये क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा डी एस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डी एस कैन बी रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप एंड आर डी थीटा फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके,
तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे ds को, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट हमें इसको पुट करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा फोर्स पे चर्चा करते हैं, फोर्स कैसे कैसे वैरी कर सकता है। तो फोर्स कैसे कैसे वैरी करेगा, तो देखिए जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है और ऐसे पार्टिकल जा रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स इस पोजीशन पे कुछ और हो सकता है, इस पोजीशन पे कुछ और हो सकता है, इस पोजीशन पे कुछ और, इस पोजीशन पे कुछ और। मतलब मैंने अभी बात की आपको कि फोर्स जो है ना पोजीशन के साथ वैरी कर सकता है, फोर्स पोजीशन के साथ वैरी कर सकता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से 1 मीटर गया तो फोर्स कुछ और लगा, 2 मीटर पे कुछ और लगा, 2.1 मीटर पे कुछ और लगा, 2.2 मीटर पे कुछ और लगा। इस तरह से फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब पोजीशन के साथ वेरी कर सकता है। हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन बी फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन में तो एक्स भी आता है, वाई भी आता है और जेड भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट के साथ वेरी करेगा फोर्स, है ना। फोर्स कैसे वेरी करेगा जी, कोऑर्डिनेट के साथ। हम कह सकते हैं कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल फोर्स कहलाएगा, एक अलग टाइप का। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि फोर्स समय के साथ वेरी करे। जैसे समय के साथ चीज़ें चेंज होती है ना, है ना, हमारे लाइफ में भी चेंज होती है, सबके लाइफ में चेंज होती है समय के साथ चीज़ें, वैसे ही बेचारा फोर्स खुद ही चेंज हो रहा है समय के साथ। मतलब फोर्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो दो टाइप के आपको वेरिएबल फोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपको फोर्स जब वेरी करेगा कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स चेंज होगा, फोर्स फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। एक्स का हो सकता है, चाहे वाई का हो सकता है, चाहे जेड का हो सकता है, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन का फोर्स हो सकता है, ठीक है ना। ये पहला टाइप कहलाएगा। और दूसरा टाइप क्या कहलाएगा जी, फोर्स टाइम का फंक्शन होगा। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, तो आपको अच्छे से चमकेगा। और इस लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ही मिलेंगे, क्योंकि हमें तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए देखिए क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, 2x लग रहा है। एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ओके, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे रेस्ट पे कुल मिला के। ओके, अब यहाँ पे 2x फोर्स लग रहा है और पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाई फोर्स F ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाई फोर्स F ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब ये सारे ये जो कोऑर्डिनेट है ना मीटर में है, तो हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि वर्क डन बाई फोर्स निकालना मुझे 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। 6 मीटर जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो कितना इसका वर्क होगा। तो वो सिंपल सी बात है, अगर मैं फोर्स देता 2 न्यूटन, मतलब कॉन्स्टेंट फोर्स दे दिया, 2 न्यूटन अगर देता तो मैं बोलता 2 न्यूटन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही है, तो 0 एंगल लग रहा है और 2 न्यूटन पूरे पूरे डिस्प्लेसमेंट में लग रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 2 × 6 12 जूल वर्क डन हो जाएगा। ओके, 12 जूल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कि फोर्स जो है ना वेरी कर रहा है एक्स के साथ। देखो मैंने आपको बताया ना कि फोर्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला 1 और 2 है ना, फॉर्मूला नंबर 2 हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन। तो dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, एफ को रख दीजिए 2x। क्या मैं फोर्स को किस में, आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ फोर्स क्या है, 2x आई कैप। चाहे ये तो सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 2x और ds को हम लोग क्या लिख देंगे, 2x आई कैप, और ds को लिख देंगे dx आई प्लस dy j प्लस dz के। अब ऐसा करो, इसको पहले आप डॉट प्रोडक्ट करा दो, तो क्या होगा 2x dx, ये होगा w वर्क डन, ठीक है ना। बाकी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये समझ जाओ कि अगर इस तरह का दिया ना, 2x दिया है, चाहे सिर्फ y का दिया है, चाहे सिर्फ z का दिया है, तो हम इतना नहीं लिख के सिर्फ dx लिख देंगे ना, 2x dx लिख देते तो भी काम चल जाता, ठीक है ना। तो अपना एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर सिर्फ y का फंक्शन रहता तो हम क्या लिखते, 2y dy, ठीक है ना। मतलब ds कैन बी रिटन एज फॉर 1 डायमेंशन dx dy dz, ठीक है ना। और 2 कोऑर्डिनेट चेंज अगर हो रहा है तो dx i प्लस dy j लिखेंगे, और तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो dx i प्लस dy j प्लस dz के लिखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो मैं आपको बता दूँ, जो x के साथ होता है ना, जो x के साथ फंक्शन रहेगा वही क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। वैसे हमें यहाँ भी पता है कि कौन वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो बताइए तो बाबू x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ पे था तो x का वैल्यू क्या था, 0 था। वाह 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 वाह।
जब पार्टिकल फाइनल डेस्टिनेशन पे आया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब x इज वैरिंग फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, मोम आया है ना, 2x²/2, ओके, कैंसिल हो गया, और 0 to 6 है ये, ओके। तो वर्क डन क्या होगा मेरे बाबू, x² 0 to 6 मतलब कितना हो गया, 36 जूल हो गया। सो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय दिस फोर्स F, ठीक है ना, ड्यूरिंग 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बस आपको क्या याद रखना है कि देखो काम कहाँ फंसता है, ds। जैसे ही आपको जैसे ही मिला ना कि फोर्स वेरिएबल है तो आपको दिमाग में खटकना चाहिए, ओ इसका मतलब हमें एफ डी एस लगाना है। और डी एस कैसे लिखेंगे, तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, एकदम आप दिलो दिमाग में इसको बैठा लो, फिर सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी में फंसते कि क्या लिखूँ मैं, डी एस कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे लिख देते हैं। क्या करते हैं ना, 2x को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब तरह तरह का गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं ना कि एफ क्या रखेंगे, x की इक्वल टू 0 रखेंगे तो फोर्स 0 आएगा, और फिर 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, तो फोर्स 12 लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट 6 लेते हैं, तो तरह तरह की गलती आएंगी, ठीक है ना। वेराइटीज ऑफ, है ना, वेराइटीज ऑफ आंसर्स आते हैं और सारे के सारे ऑप्शन में रहते हैं, ठीक है ना। तो राइट वे क्या है, आपको डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के डिस्प्लेसमेंट तो आपको देखना ही नहीं है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब भी फोर्स वेरिएबल रहेगा आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, आपको सिंपल ये लिखना है, उसके बाद इंटीग्रेशन रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्स की जगह 6 रख दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब भी फोर्स वेरिएबल रहेगा आपको ये चीज़ लिखना है, ओके। चलिए इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है, देखिए फोर्स क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का 0 0 2 2 4, ठीक है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाता है। मैंने आपको क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट पे तो हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आपको देखेगा कि क्या है, फोर्स वेरिएबल है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इज एफ डॉट डी एस, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप फोर्स को रखिए, फोर्स क्या होगा, x² आई कैप प्लस वाई जे कैप, x² आई कैप प्लस वाई जे कैप। और dx कैसे लिखते हैं मेरे बाबू, मैंने बोला ना डिस्प्लेसमेंट में ध्यान ही नहीं देना, आपको आंख बंद करके ds क्या लिखना है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। मुझको आवाज दे मैं यहाँ हो, यहाँ जान जा, ठीक है ना। x², ये i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट करा, कुछ किया नहीं है ना, x² dx प्लस y dy, dz तो बेचारा सन्नाटा में है, ठीक है ना, इसमें z है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन ऐसे है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें मैं इंटीग्रेशन दोनों में लगा सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू x² dx प्लस वाई डी वाई इंटीग्रेशन, सब में इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा w। अब ऐसा करिए, इसमें आप लिमिट रखिए, इसमें लिमिट क्या रखेंगे, x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे और इंटीग्रेशन दोनों में लगा देंगे, ये तो हमें आता है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन वैरी कर रहा है, तो इसमें dx के साथ क्या है जी, x है, मतलब d के साथ क्या है, x है, तो x वैरी करेगा। अब मुझे बताइए इसमें x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। तो जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे था ना तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था, फाइनल पोजीशन पे गया तो x कोऑर्डिनेट क्या आया, 2 आया, मतलब इसमें क्या होगा, 0 to 2 होगा x का लिमिट। इसमें क्या होगा, y होगा, तो y कहाँ से कहाँ तक वैरी किया, 0 to 4 वैरी किया, तो मैं लिख दूंगा 0 to 4, ओके। तब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, x² का क्या होगा इंटीग्रेशन, x² 3 0 to 2 प्लस y² 2 0 to 4। अब मोम आया है, कैलकुलेशन है 8/3 प्लस ये कितना होगा, 16/2 हो जाएगा, ठीक है। 8 कैंसिल हो गया, 3 8 प्लस 24 32/3 जूल। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय फोर्स F, 32/3 जूल आया। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। कुल मिला के जब भी फोर्स वेरिएबल होगा हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, F.ds, ओके, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और ds को लिखेंगे dxi dy j dz के, ओके, लिखिए।
तो मैंने फिर से सेमी प्रॉब्लम ले लिया जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि एक दो कर ले तो आपको चमक जाएगा अच्छे से क्या है। देखिए फोर्स इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया है 2xi, ये है फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, तो 1 2 3 2 3 6 1 सारा मीटर में है, ओके। बोले वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली फोर्स का फंक्शन क्या है, एक्स वाई जेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल है। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख देंगे, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस। मैंने आपको क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट पर तो ध्यान ही नहीं देना है, हमें तो लिखना है फोर्स और डी एस लिखेंगे। डी एस क्या होगा, डी एक्स आई बस इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन डब्ल्यू, क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई करें तो 2x dx, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्लस 2 इंटू डी वाई, 2 इंटू डी वाई प्लस 3z स्क्वायर इंटू डी जेड, ओके। ये सारा इंटीग्रेशन में मैं ऐसा करता हूँ कि सब में इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ ना, ठीक है। मैंने आपको बोला पहले इसको डॉट प्रोडक्ट करके सब में इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। अब देखिए इसमें x वेरिएबल है, तो x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो 1 2 3, तो लिख दो 1 2 3, आप कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ, 2 2 6, 2 2 6, और z वैरी करेगा 3 2 1, 3 2 1, बस अब आपको निकाल लेना है। देखिए आया आपका आंसर इतना, वर्क डन क्या होगा, -9 जूल। कुछ नहीं करना था, बस आपको एफ डॉट डी एस कर देना है, आंसर खैडैक आ जाएगा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग अलग वैरायटीज देखते हैं वेरिएबल फोर्सेस में। लिखिए इसको, तो स्प्रिंग भी क्या है, एक वेरिएबल फोर्स का ही केस है। स्प्रिंग में क्या होता है, फोर्स हमने देखा है ना, स्प्रिंग फोर्स के तो क्या होता है जी, स्प्रिंग फोर्स होता है, आपने देखा होगा एफ इक्वल टू के एक्स होता है, और x क्या होता है, इलोंगेशन होता है, x इज़ व्हाट, इलोंगेशन, ओके। किसी अगर स्प्रिंग को हम लोग x से इलोंगेट कराते तो इसमें फोर्स इतना होता है। अगर इलोंगेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। तो अभी जो मैंने स्प्रिंग लिया है ना, ये क्या है, नेचुरल लेंथ पे ही है, नेचुरल लेंथ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम खींचते हैं, जैसे जैसे खींचेंगे इसका इलोंगेशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता है, अपोज करता है उतना से, के एक्स से क्या करेगा, अपोज करेगा। बोलोगे सर एफ तो माइनस के एक्स होता है, हाँ डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट स्प्रिंग फोर्स। और माइनस क्यों लिखते हैं जी, डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट इधर देंगे तो स्प्रिंग फोर्स उधर लगता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस के एक्स। वाई, बिकॉज एक्स इसमें है, एक्स क्या लिया हमने, राइट की तरफ लिया, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इसलिए हम लोग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस के एक्स लिखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है मेरा बाबू, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है प्लस के एक्स, ठीक है ना। हमें पता है स्प्रिंग फोर्स है तो डेफिनेटली एक्स का अपोजिट ही होगा अगर हम स्प्रिंग फोर्स लिख रहे हैं तो, ओके ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, पता है एक्सटर्नल फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई लेंथ एक्स, एक्स से स्ट्रेच कर दिया तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है। एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, एक्स इसको स्ट्रेच कर रहा है तो इसने वर्क कितना किया, ठीक है ना। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, ठीक है, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगता है जी, mg लगता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कराता हूँ h, मैं फोर्स लगाता हूँ f एक्सटर्नल, ठीक है ना। एक टर्म यहाँ पे स्लोली लिखा है, स्लोली का ही टर्म मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि स्लोली मतलब क्या हुआ। स्लोली का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, इसको कैसे लेके जा रहे हैं जी, धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, है ना। अच्छा स्लोली मतलब एक चीज़ क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, है ना। क्या होता है जी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ओके। मतलब क्या हुआ बताओ ना, a इक्वल टू 0, है ना। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब a इक्वल टू क्या है जी, 0, और a इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एफ नेट 0, एफ नेट 0 मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। मतलब अगर हम इसको स्लोली लेके जाते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है
कि एफ एक्सटर्नल उतना ही है जितना नीचे की तरफ फोर्स है, मतलब जितना अपोजिट में फोर्स है ना उतना ही लगा के मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। स्लोली का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो अगर एच डिस्प्लेसमेंट दिया तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बताइए, तो वो हो जाएगा एम जी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, तो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया एम जी और डिस्प्लेसमेंट हुआ एच, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस एम जी एच। मेरी बात समझना, जब भी स्लोली का बात किया जाएगा इसका मतलब यही होता है कि हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना से अपोज हो रहा है, ताकि स्लोली मतलब नेट फोर्स जीरो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, इसका मतलब यही हुआ कि हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना से अपोज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि वर्क डन जो होगा, सबसे पहली बात वेरिएबल वर्क डन होगा, सॉरी वेरिएबल फोर्स है, सबसे पहली बात कि वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एस लिखेंगे। अब यहाँ पे x में है तो मैं एफ डी एक्स लिख दूंगा तो काम चल जाएगा अपना, मैंने बताया आपको सिर्फ x में होता डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब फोर्स वेरिएबल फोर्स लिख दीजिए, तो क्या लिख देंगे हम के एक्स इंटू डी एक्स। देखिए वर्क डन कौन सा है मेरे बाबू, ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं, एक के एक्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और इस स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर दूंगा, इसको एलोंगेशन कितना दे दूंगा, एक्स दे दूंगा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि दिस इज द एलिमेंट्री वर्क डन जब dx डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जब dx डिस्प्लेसमेंट दिया है तो kx dx क्या है, जब dx डिस्प्लेसमेंट दोगे आप, ठीक है ना। मैंने इसमें क्या है, x डिस्प्लेसमेंट देते हैं, x किसी x पोजीशन पे इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, kx लग रहा है, तो वहाँ से dx दिया, डिस्प्लेसमेंट dx दिया, ठीक है ना। तो kx इंटू डी एक्स, क्योंकि x के पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स कितना है, kx है, तो मैं भी क्या लगाऊंगा, kx लगाऊंगा। और फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब dx दूंगा, dx का बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो dx को कोई ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए उसमें फोर्स क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, मतलब kx ही रहेगा ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। पूरे dx डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। अब आप बताइए x कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, तो इसमें क्या बोला गया है, कहाँ तक स्ट्रेच करना है जी, x तक स्ट्रेच करना, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 0 to x कर दूंगा, सिंपल, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज व्हाट वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, ये इधर की तरफ हुआ। अब आप मुझे बताइए वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो देखो तो यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या था, ऊपर लग रहा था फोर्स, तो इतना एम जी एच आया था, ग्रेविटी अपोज करा तो क्या आया था, माइनस एम जी एच। डेफिनेटली अगर हमने वर्क इधर की तरफ फोर्स लगाया, इधर तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया, तो हमने वर्क क्या किया, पॉजिटिव किया। और इस जब हम इतना फोर्स लगा रहे थे राइट के डायरेक्शन में, ठीक है, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा था, अपोज कर रहा था, तो वो भी क्या लगा रहा था, के एक्स ही लगा रहा था। तो उसके लिए तो हम तो सिंपल ऐसे लिख देंगे ना, के एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो अपोजिट में लगा रहा है 180 डिग्री। इसके लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर है और स्प्रिंग फोर्स इधर है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दोगे 0 से x तक, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा मेरा बाबू, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या था, स्प्रिंग पहले क्या था, नेचुरल लेंथ पे था। अब इसमें क्वेश्चंस बहुत तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी ने बोला कि स्प्रिंग इज एट, अलग क्वेश्चन है मैंने ले लिया, देखो इसमें क्या था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, हमें वहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया था, ठीक है ना। लेकिन स्प्रिंग जो है ना यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे, मेरा क्वेश्चन होता है यहाँ से स्टार्ट, बोला कि स्प्रिंग इज ऑलरेडी इन स्ट्रेच कंडीशन, एलोंगेटेड है, कितना से, ए से एलोंगेटेड है, तो बोला कि इसका एलोंगेशन हमें कहाँ तक लेके जाना है, बी तक लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के स्प्रिंग यहाँ पे और यहाँ से फोर्स लगा के इसको यहाँ तक लेके आना है, मतलब हमें ये एलोंगेशन देना है, कितना एलोंगेशन देना है जी, बी माइनस ए। कहने मतलब ये है कि हमें क्या क्या देना होगा, ए पे ऑलरेडी है, बी तक लेके आना है। आई बात समझ में ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने स्प्रिंग को कहीं किसी पोजीशन पे लेके आएंगे, एक्स पे लेके आएंगे, तो मैं लिखूंगा कि के एक्स फोर्स लगाए स्प्रिंग, तो मैं भी क्या लगाऊंगा, के एक्स लगाऊंगा, और के एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब सोचिए मैं निकालना चाहता हूँ कि वर्क डन ए से बी तक कितना करना पड़ेगा, मतलब जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ए पे ऑलरेडी था, बी तक लेके जाना, मतलब ए से बी तक कितना वर्क करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ए पे था, हमें तो वर्क डन यही निकालना है ना, मतलब कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करना है, ए से बी तक। देखो एक्चुअली ये एक्स क्या है, एक्स तो क्या है, इसका एलोंगेशन है ना, ठीक
ठीक है ना। एक्स इज द पोजीशन फ्रॉम नेचुरल पोजीशन हम कह सकते हैं। तो नेचुरल पोजीशन से ये एक्स पे है, मतलब कहीं पोजीशन पे था, किसी पोजीशन पे था, तो ये एक्स पोजीशन पे था और यहाँ पे फोर्स लग रहा था के एक्स, ठीक है ना। इस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा होगा, के इंटू ए लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, के इंटू बी लग रहा होगा। फोर्स वेरी करेगा के ए टू के बी तक, ठीक है ना। मतलब एक्स का वेरिएशन क्या है, एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, ए से बी तक। एक्स कहाँ से डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम लोग, नेचुरल लेंथ से, ठीक है ना। तो एक्स हम लोग वेरी करा देंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो मैं लिख दूंगा के स्प्रिंग कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा, ये ए टू बी आएगा। तो वर्क डन क्या होगा मेरा बाबू, के बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। दिस इज व्हाट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं बोलता है कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, तो सिंपल इसमें क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं, जैसे इसमें आया है। आइए समझ ना। तो मतलब इसमें हमने क्या बोला, मान लो इसमें हम क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू स्ट्रेच द स्प्रिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 पे लेके जाना है। चाहे मान लो नेचुरल पी हमें ए से बी तक लेके जाना था, मैंने बोला नेचुरल पे 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर कराना है, तो यहाँ पे लिमिट क्या रख देते, 2 to 4 कर देते। तो ये जो वर्क डन आता है ना, ये सिर्फ वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का है, ए से बी तक का है, ठीक है ना। अगर हमें 0 से ए तक लेके जाना, 0 से ए तक लेके जाना, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 0 to a लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 0 से बी तक लेके जाना पड़ता तो वर्क डन क्या लिखते हैं, 0 to b लिखते। लेकिन हमें ए से बी लेके जाना था तो मैंने वर्क डन के लिए क्या लिखा, लिमिट a to b लिखा, ठीक है ना। हालांकि हम लोग स्प्रिंग फोर्स का एक अलग ही लेक्चर बनाने वाले हैं, उसमें स्प्रिंग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे उसमें स्प्रिंग पे डील करेंगे। मतलब कंप्लीटली वो लेक्चर देखने के बाद स्प्रिंग से जितने भी क्वेरीज होंगी सारी सारी क्लियर होंगी। बस मैंने इसमें आपको स्प्रिंग का क्वेश्चन इसलिए कराया कि स्प्रिंग में भी क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, और इस लेक्चर में हमने तो हेडिंग क्या दिया है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो डेफिनेटली वर्क डन बाई स्प्रिंग नहीं ध्यान देना है, बस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स निकाल रहे हैं। ओके, लिखिए इसको। तो अभी हम लोग देख रहे थे फोर्स का वेरिएबल नेचर किसके साथ, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा था। मतलब अभी तक हम लोग जितने भी फोर्स देखे वो एक्स वाई जेड के साथ वेरी कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बोला कि फोर्स वेरिएबल होगा तो इसमें वर्क डन निकालेंगे, और वेरिएबल दो तरह के तरीके से हो सकता है। फोर्स या तो वेरी कर सकता है कैसे, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, या फिर वो समय के साथ भी वेरी कर सकता है। ओके, मतलब फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो उसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर फंक्शन ऑफ टाइम होगा फोर्स तो कैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे। ओके, देखिए ये जो एक ब्लॉक लिया हमने और इस पे मास ले लिया इसका 2 kg, और इस पे फोर्स लग रहा है 4t। कितना लग रहा है जी, 4t, 40 नहीं है ना, 4t, ठीक है, 4t लग रहा है, 4t न्यूटन, ठीक है ना। मतलब फोर्स क्या हो रहा है मेरा बाबू, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। फोर्स हो रहा है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि वर्क डन बाई फोर्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना वर्क होगा, देखो तो 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे हम लोग उसमें क्या निकालते थे कि वर्क डन 2 मीटर पे 4 मीटर पे कुछ कोऑर्डिनेट देते थे, यहाँ पे फोर्स किसका फंक्शन होता था, एक्स वाई जेड का रहता था, ठीक है ना। तो वैसे करते, लेकिन इस बार क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए वर्क डन में पूछा गया टाइम के टर्म में कि 2 सेकंड बाद ये फोर्स कितना वर्क करेगा, ठीक है ना। तो सिंपल देखो करते हैं क्या है ना, देखो कॉमन मिस्टेक क्या है, जिनको कुछ नहीं आता है ना, जैसे मान लो जिनको आइडिया नहीं है, ठीक है ना, जिनको आइडिया नहीं है उनको तो पता है एफ डॉट डी एस करते हैं, एफ डॉट डी एस करते हैं, मतलब एफ अगर एक्स का फंक्शन है फोर्स तो क्या कर देते हैं, एफ डी एक्स कर देते हैं वर्क डन। और फिर क्या बोलते हो, अच्छा फोर्स इस बार टाइम का फंक्शन है तो क्या कर देते हैं, एफ डी टी कर देते हैं, है ना। सबके मन में ऐसा ख्याल आता है, ठीक है ना। फोर्स एक्स का फंक्शन है तो एफ डी एक्स वर्क हो गया, और फोर्स टी का फंक्शन है तो वर्क क्या हो गया जी, एफ डी टी हो गया, है कि नहीं। देख रहे हो ना क्या लॉजिक है, समझ रहे हो ना। ये डब्ल्यू डी डब्ल्यू आता है, फिर वर्क डन निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, वर्क डन का डेफिनेशन क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, एफ डॉट डी एस होता है ना। तो डेफिनेशन तो यही होगा ना। अब फोर्स का फंक्शन टाइम हो गया तो क्या उसका डेफिनेशन चेंज होगा, फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा क्या। आपने पढ़ा होगा, चाहे पढ़ोगे, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे वर्क नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, इम्पल्स निकल जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। एफ डी एस ही करना है इस बार भी डी डब्ल्यू हम लोग क्या लिखेंगे मेरे बाबू, एफ डॉट डी एस, ठीक है। इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा कितना, यहाँ पे तो फोर्स इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, तो कॉस क्या होगा, 0 हो जाएगा, कॉस 0, थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा। एफ डी एस में लिख सकता हूँ, सिंपल एफ डी एस लिख सकता हूँ। अब देखो यहीं पे मेन लॉजिक है, मैं क्या लिखूँगा, एफ, और ये डी एस क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना,
ds क्या है मेरे बाबू, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर है तो क्या मैं इस ds को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, v dt? बताओ, ds को ऐसे लिख सकता हूँ ना, v dt, ठीक है। तो मैं लिख दिया ds को, क्या लिख दिया, v इंटू डी टी लिख दिया, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं लॉजिकली, क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन एफ डी एस वर्क डन होगा, बिल्कुल बढ़िया। एफ क्या करते हैं कि डी एस में डी टी से डिवाइड कर देते हैं और फिर डी टी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा जी, एफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो गया, डी एस बाई डी टी हो गया ना, वी इंटू डी टी हो गया। कुल मिला के बात तो वही है ना, है कि नहीं, कुल मिला के बात तो क्या है, वही है। देखो अब हमने क्या किया ना, फोर्स को इंटीग्रेट करूंगा, देखो तो किसके रिस्पेक्ट में आ गया, टी के रिस्पेक्ट में आ गया, मतलब फोर्स टाइम का फंक्शन भी है और टी के रिस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे टाइम का फंक्शन यहाँ रखते और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करते तो नहीं हो पाता हम लोग का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हमारा एम क्या था, फोर्स को टाइम का फंक्शन है तो इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का हमने एक्सप्रेशन लेके आया, ठीक है ना। अब मेन बात यहाँ पे क्या है, एक बात कि वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी निकालना है तो आपके लिए क्या है, अब काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना, अब कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी निकालना है, काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कैसे काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, तो आपको फोर्स दिया है ना मेरा बाबू, फोर्स क्या है, 4t है, ठीक है ना। तो क्या आप एक्सीलरेशन निकाल लोगे, 4t बाई क्या 2, मास दिया हुआ है इसीलिए मास दिया था, ठीक है ना। तो एक्सीलेशन आ गया कितना, 2t आ गया, ठीक है ना। तो एक्सीलेशन 2t आ गया तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, dv बाई dt इक्वल्स टू 2t। तो dv लिख दिया मैंने 2t dt, तो v कितना आ गया भाई जी, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, मतलब वेलोसिटी का फंक्शन आ गया टी स्क्वायर। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस आ गया ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालो, तो इंटीग्रेट कर दिया, कितना आ गया जी, टी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, टी स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ पे सब कुछ रख सकते हो, देखो वेलोसिटी भी संयोग से टी का फंक्शन आ गया, फोर्स तो ऑलरेडी टी का फंक्शन है ही, ये कितना है 4t इंटू टी स्क्वायर डी टी, मस्त। अब दिखेगा, अब आपके अपना सिचुएशन अपने हाथ में है, ठीक है। अब आप लिमिट ले लो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड तक, इन 2 सेकंड निकालना है ना, तो यहाँ पे तो t इक्वल टू 0 पे ही था ये, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटीज़ की 0 थी जो भी है, ठीक है ना। 0 टू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 4 बाहर आ गया, t³/3, 0 to 2। कभी तेरे गली में जाऊँ मैं, 32/3 जूल, 32/3 जूल हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। वर्क डन क्या बोल देंगे हम लोग, 32/3 जूल। मेरी बात समझेबल है, मेरी बात समझेबल है क्या, क्या करना है, मैं दूसरा प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, बस दूसरा प्रॉब्लम क्या करूँगा, टाइम पास कराऊंगा मैं, यहाँ पे फोर्स का फंक्शन कुछ और ले लूँगा, 2t दे दूंगा, यहाँ पे मास दे दूंगा 5 kg का, फिर क्या करोगे, वही वेलोसिटी निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, 2t/5 कर देंगे एक्सेलरेशन, फिर dv बाई dt इंटीग्रेट कर देंगे, v निकल जाएगा, v यहाँ रखेंगे, वहाँ पे 2t तो 2t रखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, 4 सेकंड यहाँ पे दूंगा तो 0 to 4 कर दोगे। मेरी बात क्लियर है ना, ठीक है। बस आपका मेन क्वेश्चन कहाँ पे कंप्लीट हो गया था, तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था जब आप इस एक्सप्रेशन को, वर्क डन को लिख दिया था t के टर्म में, यहीं पे अपना काम खत्म हो चुका था। एक ट्विस्ट कहाँ पे आया, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े हुए हैं, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, एक्सेलरेशन निकाला क्योंकि मास दिया था, वहाँ से हमने ये निकाल लिया, ओके। तो ऐसे करेंगे जब क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आया भी है, ओके। तो एकदम एग्जैक्टली यही प्रोसेस होगा बनाने का, और आप इसको तो एकदम ध्यान रखिए। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हुआ समझने में तो फिर से आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और ज़रूर देखिए, आपको अभी कभी एकदम प्रोसेस याद हो जाना चाहिए, ओके ओके। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, वर्क डन निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग फोर्स को ड्रॉ करें और इस पर डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ठीक है। मान लीजिए फोर्स का फंक्शन ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आता है, अब हम लोग छोटा सा ये dx को देखते हैं, ये कितना है dx देखते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एरिया जो होगा ना, इसका एरिया ये क्या होगा बाबू, f इंटू dx होगा, ठीक है ना। अब हमें पता है कि f इंटू dx मैथमेटिकली तो एरिया आया, लेकिन फिजिक्स का नॉलेज से हमें पता है कि f इंटू dx क्या आया, dw आया। हमें यहाँ से क्या पता चला बताइए, कि एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स व्हाट, वर्क डन, ठीक है ना।
एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स व्हाट, वर्क डन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। मान लो हमें यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, एरिया निकाल दो, क्या निकल जाएगा आपको, वर्क डन निकल जाएगा। देखिए आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। एक्स और इस पे फोर्स है, ग्राफ कुछ यूँ इस तरह का है, ऐसे है ग्राफ, ठीक है। ये जो है 10 न्यूटन का है मान लीजिए, और ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम 0 to 4 मीटर, 0 से 4 मीटर में वर्क डन क्या होगा, इसका मतलब यहाँ ये टोटल का टोटल एरिया हमें निकालना है, पूरा का पूरा एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा एरिया निकाल दीजिए। कैसे निकाल लेंगे, ट्रेपेजियम है ना ये, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ सम पैरेलल साइड कितना है जी, ये 4 और ये वाला कितना है, 2 है, तो 2 + 4 एरिया पैरेलल ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम पैरेलल साइड इंटू हाइट कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो गया 530 जूल, ठीक है ना। मतलब ये 30 इसका एरिया हुआ, हम लोग कह सकते हैं वर्क क्या हो जाएगा, 30 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। वर्क क्या हो जाएगा, इसका 30 जूल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इसका वर्क 0 to 2 मीटर कितना हुआ, ठीक है ना, वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम 0 to 2 मीटर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा बाबू, तो 0 to 2 मीटर में मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है, सिर्फ ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या कर दोगे आप, इसका एरिया कितना होगा, 10 × 2, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन फ्रॉम 0 to 2 मीटर जो होगा ना वो कितना होगा, 20 जूल होगा, सिंपल, ठीक है ना। अगर वो नीचे गया रहता तो अभी मैं एग्जांपल आपको करा देता हूँ, कभी कभी क्या होगा, एरिया नेगेटिव भी होता है जब हम लोग एक्स एक्सिस के नीचे एक एरिया लेते हैं, तो ठीक है ना। एक और जनरल प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर आपका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए, तो यहाँ पे हमें वर्क निकालना है इस ग्राफ से। इस ग्राफ में फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है, वर्क बताना है। 3 क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। आप करो तो ट्राई करो, 0 to 5 निकालना, पॉज करो, ट्राई करो मेरा बाबू, ट्राई करो ना। चलिए देखिए इधर, वर्क डन बाई फोर्स निकालना है 0 to 5। सबसे पहले क्या पूछा, 0 to 5 निकालिए वर्क, मतलब 0 to 5 मतलब मुझे किससे मतलब है, मुझे तो इसी से मतलब है, मुझे तो इसी एरिया से, इसी ट्रायंगल से मतलब है, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। वर्क डन 0 to 5 के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 100, तो आगे कितना 250 जूल आ गया पहला का आंसर, ठीक है ना, पहला का आंसर आ गया। सेकंड का आंसर क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम 0 to 10, मतलब इस बार किससे मतलब है हमें, तो हमें इस बार मतलब है पूरा से, ये पूरा से मतलब है, ठीक है ना, पूरा से मतलब है। चलिए निकालिए, तो पहले उसका निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। ये क्या है, ऊपर में है तो पॉजिटिव एरिया कहलाएगा, और ये नीचे में है तो नेगेटिव एरिया है, और दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर में है, इसका मतलब क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट माइनस हाफ बेस कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, तो 10 में से 5 को माइनस कर देंगे। ये यहाँ से ये पूरा क्या है 10 है, 10 में से इस 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो लिख दूंगा 5 × 100 कर दूंगा, ठीक है ना। अब लोग सर इसको आप एरिया को नेगेटिव के ले रहे हो, एरिया नेगेटिव थोड़ी ना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो फोर्स क्या है, यहाँ पे -100 होगा ना, मैग्नीट्यूड फोर्स 100 है, लेकिन यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को देखो तो क्या आएगा -100 आएगा। चाहे आप ऐसा समझ लो, आप बताओ इधर के लिए फोर्स का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, इधर के लिए इस 5 के बाद के लिए फोर्स का साइन क्या है जी, नेगेटिव है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और इधर तरफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब क्या, इधर की तरफ एक्स पॉजिटिव है और इस रीजन में फोर्स क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल तो राइट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है। लेफ्ट राइट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है, अपोजिट में है, एंगल 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होने से फोर्स वर्क डन क्या होता है मेरे बाबू, -Fs होता है। तो डेफिनेटली वर्क क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाओ कि नीचे के एरिया कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आया ना, तो नीचे के एरिया क्या लेंगे, जब भी मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, आपको काइनेमेटिक्स में भी आया होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए काइनेमेटिक्स आता है ना, VT ग्राफ दिया रहेगा तो उसका
एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना। तो नीचे का अगर एरिया होगा तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाला एरिया क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो अब आप इसको निकाल दीजिए कितना आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड का देखते हैं, वर्क डन फ्रॉम 5 to 10 बोला, वर्क डन फ्रॉम 5 to 10 क्या होगा बताइए। तो अब इसका एरिया निकालिए, लेकिन मुझे पता है किस कैसे लिखना है, हमें नेगेटिव में लिखना है, -12 5 into 100 कितना आ गया मेरा बाबू, -250 जूल आ गया। डेफिनेटली इसमें -250 जूल वर्क हुआ, इसमें +250 जूल वर्क हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 0 हुआ। और टोटल वर्क किस में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, 0 to 10। मेरी बात समझ ना। और क्या क्या क्वेश्चन इसमें होता है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया ना, ये है x और ये वाला है एक्सीलरेशन। मैंने क्या किया कि फोर्स वर्सेस x नहीं दिया, यहाँ पे एक्सीलरेशन वर्सेस x दे दिया। अब मैं पूछूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, प्रोसेस अपना क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मान लीजिए ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ax मिलेगा, इसका एरिया a इंटू एक्स होगा, मान लीजिए a इंटू डी एक्स कह सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ax होता है क्या, नहीं, क्या होता है जी, फोर्स इंटू डी एक्स होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मास मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। मतलब अगर आपको ग्राफ दिया हुआ a वर्सेस x, तो इसका एरिया में मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a वर्सेस x दिया रहेगा, तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, देखिए ये वाला क्या होगा, एरिया हो जाएगा, है ना, a इंटू डी एक्स, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही समझाया, ठीक है ना। तो a इंटू डी एक्स एरिया होगा, मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो m इंटू ए और डी एक्स, तो m इंटू एम ए क्या हो सकता है, फोर्स होता है, फोर्स डी एक्स क्या हो गया, वर्क डन निकल गया, ठीक है। तो एफ एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया निकालना है, और ए एक्स रहेगा तो डायरेक्ट मास मल्टीप्लाई कर देना, एरिया निकाल के क्या निकल जाएगा आपको, वर्क निकल जाएगा। ओके, लिख लीजिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, और इस लेक्चर 2 में पढ़ा हमने वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, उस सारे में हम लोग को वर्क डन ही निकालना होगा। तो अभी हमने वर्क डन निकालना सीखा दोनों लेक्चर को मिला के। तो आप इन दोनों लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मुझे आशा है कि दोनों आपने देख लिया है, और नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाया है ना, श्योर ना, ओके, हाँ। तो अच्छे से उसका आपने नोट्स बना लिया है, बहुत अच्छे से आप रिवीजन करिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ताकि हम लोग को वर्क डन निकालने में कोई भी कठिनाई ना हो। ओके, सो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, हमसे मुलाकात करिए, हमसे रूबरू होइए, बातचीत करेंगे, मस्ती करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।